नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल डी चैप्टर नंबर 32 पार्ट 5 पर आ चुके हैं। चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सब कुछ पढ़ा दिया है भाई आपको, पूरा मन लगा के पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, सिखाया हूँ, एक-एक बात सिखाई है। यहाँ आपको सिखाऊँगा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के बारे में और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के बारे में। कॉर्पोरेट बॉन्ड सीखेंगे, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट सीखेंगे और उसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा यहीं पर कवर अप हो जाएगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, कॉर्पोरेट डेट मार्केट या कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक ही बात है। यानी कि कॉर्पोरेट डेट मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक ही चीज़। मतलब ये हुआ कि अगर कंपनियाँ लोन लें और मतलब कंपनियाँ उधार लें, है ना? कंपनियाँ उधार दें, तो कॉर्पोरेट डेट हो गया। डेट कैसे यानी कर्जा कैसे देंगी? बॉन्ड के रूप में। तो इसीलिए उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट भी कहते हैं, उसे कॉर्पोरेट डेट मार्केट भी, ठीक है? जैसे बैंक लोन देते हैं, बैंक कर्जा देते हैं, लेकिन अगर कंपनियाँ कर्जा दें, तो कॉर्पोरेट डेट मार्केट हो जाए, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हो जाए। कॉर्पोरेट डेट मार्केट इन इंडिया इज एट relatively early stage in terms of an efficient price discovery mechanism as well as market participation। मतलब अभी हमारी जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, जैसे हमारी शेयर मार्केट डेवलप है, कैपिटल मार्केट डेवलप उस तरीके से डेवलप नहीं है। ना तो अच्छे से प्राइस की डिस्कवरी हो पाती है अभी और ना ही मार्केट में पार्टिसिपेशन है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। ज़्यादा यूज़र नहीं रहेंगे, ज़्यादा कस्टमर नहीं रहेंगे तो मार्केट का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो वो वाली प्रॉब्लम अभी चल रही है। प्राइमरी कॉर्पोरेट डेट मार्केट इज डोमिनेटेड बाई फाइनेंस कंपनीज and relatively a small amount of fund is raised by manufacturing and other service industry through this market। मतलब प्राइमरी कॉर्पोरेट मार्केट जो हमारी है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट, यहाँ पर ज़्यादा जो है कौन है इन्वॉल्व? फाइनेंस कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं और थोड़ी मात्रा में पैसे की रेजिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अदर सर्विस इंडस्ट्री द्वारा इसका यूज किया जा रहा है। यानी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन इस इंडस्ट्री का अभी हो नहीं रहा है। इंडियन फर्म्स आर स्टिल सीकिंग बैंक फाइनेंस एज द पाथ टू फुलफिल द फंडिंग रिक्वायरमेंट। यानी भारतीय कंपनियां अभी भी ज़्यादातर अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक फाइनेंस के चक्कर में लगी हुई हैं, बैंक से लोन के चक्कर में अभी भी पड़ी हुई हैं। An efficient bond market would help corporate reduce their financing cost and allow them to structure their asset liability profile better। तो बोलते हैं कि एक अच्छी अगर बॉन्ड मार्केट हमारी डेवलप हो जाए तो कॉर्पोरेट को फायदा होगा कि फाइनेंसिंग कॉस्ट घट जाएगी उनकी, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है कंपनियों से लोन ले लेंगे, उधार ले लेंगे या फिर बॉन्ड खरीद लेंगे, सस्ता पड़ेगा और साथ ही साथ में उनकी एसेट और लाइबिलिटी की जो प्रोफाइल है वो भी अच्छे तरीके से कंपनियों की मैनेज हो पाएगी, कॉर्पोरेट्स की मैनेज हो पाएगी एसेट लाइबिलिटी प्रोफाइल, ठीक। A well-developed corporate bond market is also necessary for long-term financing of corporate। तो एक अच्छी डेवलप्ड अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हो तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ कॉर्पोरेट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया भाई अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में हम देखें, मतलब कहने का ये है कि अभी बहुत अर्ली स्टेज है कुल मिलाकर के, अभी कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं यहाँ पर। तो कॉर्पोरेट डेट मार्केट अभी जो है बहुत अर्ली स्टेज पर है, अच्छी प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म नहीं है, ना ही ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइमरी कॉर्पोरेट मार्केट में ज़्यादातर फाइनेंस कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री से भी फंड रेजिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर फाइनेंस कंपनियाँ ही यहाँ डोमिनेट कर रही हैं। इंडियन फर्म अभी भी बैंक से लोन लेकर के अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही हैं, ठीक है। और एक बढ़िया अगर बॉन्ड मार्केट हो तो उसका फ़ायदा कॉर्पोरेट यानी कंपनियों को होगा कि उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट घट जाएगी और उनका एसेट लायबिलिटी का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। एसेट लायबिलिटी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, मतलब कहने का ये हुआ कि भाई जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, उसकी जगह अगर हम बॉन्ड लेंगे तो या फिर किसी कंपनी से इक्विटी लेंगे तो इक्विटी हो गया, डेट हो गया, इस तरीके से परिवर्तन आएगा। अच्छी डेवलप्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अगर होगी तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ कॉर्पोरेट की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। क्योंकि बॉन्ड मार्केट में जो बॉन्ड बेचे जाते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बेचे जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेचे जाते हैं। बात करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट कॉर्पोरेट मार्केट आ रहा है एज फॉलोज। एक मजबूत जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अगर डेवलप हो तो उसका उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू डिफ्यूज स्ट्रेस ऑन बैंक बाय डाइवर्सिफाइंग क्रेडिट रिस्क अक्रॉस द वेरियस इन्वेस्टर। तो भाई जो बैंकों से लोन ले रहे हैं चूंकि कंपनियां, तो ऐसे में बैंकों के ऊपर लोन है, मतलब स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा है, सारी की सारी फाइनेंस, सारा का सारा पैसा बैंक दे रहा है। तो भाई स्ट्रेस बैंक से कम होगा अगर हमारी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डेवलप होगी और साथ ही साथ में क्रेडिट रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि अब लोन जो है बैंक से नहीं लिया गया है, तो क्रेडिट रिस्क बैंक के कंधों पर ना होकर के बहुत सारे इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में लगाया, उनके ऊपर चला जाएगा, तो क्रेडिट रिस्क भी कम होगा। टू सप्लाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, लंबे समय के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड बॉन्ड मार्केट के थ्रू। टू रिड्यूस फंडिंग कॉस्ट फॉर कॉर्पोरेट एंड अदर्स बाय एलिमिनेटिंग एजेंसी एंड डिस इंटरमीडिएशन कॉस्ट, मतलब बोलते हैं कि फंडिंग की कॉस्ट भी घटेगी, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, ना एजेंसी होगी और इंटरमीडिएशन का कोई कॉस्ट नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कॉस्ट नहीं होगी, तो उससे मतलब जो है फंडिंग कॉस्ट घटेगी कंपनियों के लिए। बैंक जाओगे लोन करवाने के लिए, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, प्लस और भी चार्जेस देने होते हैं, उन सब चीज़ों से यहाँ पर थोड़ी-सी बचत हो सकती है। टू इंश्योर दैट कैपिटल इज़ एलोकेटेड मोर एफिशिएंटली अमंग वेरियस एंटरप्राइजेज़, मतलब अगर हमारी एक वेल डेवलप्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट होगी, तो जो पूँजी होगी हमारे देश में, उसको हम मतलब एफिशिएंटली जो है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बीच में एलोकेट कर सकेंगे, बाँट सकें। ओवरऑल द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेज बॉन्ड इशूड बाय वेरियस कॉर्पोरेशन फॉर देयर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। तो अगर हम देखें हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में क्या स्थिति है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया में कंप्राइज करता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आते हैं जो इशू किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेशंस द्वारा फॉर देयर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, अपनी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए कंपनियां बॉन्ड इशू करती हैं, ठीक है? उन्हीं को ही कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में रखा जाता है। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं भाई जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती हैं, तो उसकी नाम है, ये लिस्ट है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ दीज आर, जैसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बॉन्ड इशू कर रखे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। उसमें है आपका ये पीजीसी यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके बाद में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, केआरसीएल कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस तरीके से ये मतलब कुछ कंपनियों के इन्होंने नाम बताए हैं जो पब्लिक सेक्टर की हैं, जिन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखा है, ठीक है? इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंकों ने भी जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर ऑगमेंटिंग एडिशनल टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल, यानी कि टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों ने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखे हैं। उसमें नाम है भाई बहुत सारे हैं, हमें इतना सब याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है, ध्यान मत रखिएगा, पर एक बार पढ़ जरूर लीजिए ना। तो एसबीआई, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, आईओबी, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध, जो भी हैं, ये सारे बैंकों ने इश्यू कर रखा है। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने भी जो है टायर 1 और टायर 2 कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यू कर रखे हैं। इसमें आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक वगैरह यहाँ पर आते हैं। कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एआईएफआई जिन्हें हम कहते हैं, एआईएफआई ऑल इंडिया फाइनेंशियल, आईडीएफसी, नाबार्ड, एग्जिम बैंक वगैरह हो गए, इन्होंने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, इन्होंने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखे हैं। एसीसी सीमेंट वाले, टाटा मोटर्स ने भी अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बॉन्ड इशू कर रखा है, हिंडाल्को ने, ग्रेसिम ने, टाटा टी वगैरह, इन सब ने अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं। मतलब समझ पा रहे हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखे हैं। सोचो कि टाटा टी को पैसों की जरूरत है, टाटा टी ने अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू कर दिए, बॉन्ड मार्केट में गए, बॉन्ड बिके, बदले में पैसे आ गए, इन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। दैट इज द कॉन्सेप्ट, यही सब लोग यहाँ कर रहे हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, उन्होंने भी जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखे हैं। इसमें एचडीएफसी की हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, पीएनबी की हाउसिंग फाइनेंस, हुडको वगैरह, इन सब ने कॉर्पोरेट बॉन्ड कर रखे हैं। बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखा है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड, टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड है, सिटी कार फाइनेंस लिमिटेड है, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड है, चोलमंडलम फाइनेंस लिमिटेड है, बजाज ऑटो लिमिटेड, ये सारी कंपनी इन्होंने भी अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखे हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल के भी जितने भी कॉर्पोरेशन हैं, स्टेट लेवल अंडरटेकिंग, जैसे स्टेट लेवल पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन, स्टेट लेवल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, स्टेट लेवल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट लेवल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट लेवल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, स्टेट लेवल रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट लेवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड, स्टेट लेवल म्युनिसिपल बॉडीज, तो ये सभी के सभी जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करके बैठे हुए हैं। तो 8 पॉइंट्स में हमने देखा कि भाई कितने कितने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखा है। अब कौन कौन से इन्वेस्टर हैं, यानी कि कौन कौन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को खरीद रहा है, उसकी लिस्ट ये है। कौन कौन? इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स सच एज बैंक, प्राइमरी डीलर्स,
म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटायरमेंट फंड्स, कारपोरेट्स एटसेट्रा आर मेजर प्लेयर्स इन दिस मार्केट। तो ये प्लेयर्स या इन्वेस्टर्स हैं। यानी कारपोरेट बॉन्ड में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? बैंक कर रहे हैं, प्राइमरी डीलर कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, रिटायरमेंट फंड्स हो गए, कारपोरेट्स यानी कि कंपनियां हो गई, ये सभी के सभी इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। कारपोरेट बॉन्ड्स आर प्राइस्ड एट अ स्प्रेड ओवर द करस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ परसीव्ड रिस्क। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है सर, यील्ड जो कारपोरेट बॉन्ड की होगी वो यील्ड जो है गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से थोड़ा ज्यादा होगी, ये इसका मतलब। यानी मतलब सोचो ना, जैसे अगर 5 साल के लिए मैं कारपोरेट बॉन्ड लेता हूँ और मैं 5 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मुझे 7% का रिटर्न मिल रहा है। कितना? 7% का। तो अगर मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो क्या मैं कारपोरेट बॉन्ड्स पर 7% का रिटर्न एक्सेप्ट करूंगा? नहीं करूंगा सर। क्यों? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है भाई, यहाँ मेरा पैसा कभी नहीं डूबेगा, तो मैं 7% पर ओके हूँ। लेकिन यहाँ कारपोरेट है, कंपनी है, कल को हो सकता है कंपनी डूब जाए, तो मैं 7% रिटर्न पे नहीं मानूंगा। तो ऐसे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तभी मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। तो पता चला चलो हम आपको 3% एक्स्ट्रा देंगे, यहाँ मैं 10% पे मान गया। यही जो 3% एक्स्ट्रा है फ्रेंड्स, इसी को क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं, समझ गए? तो कारपोरेट बॉन्ड्स आर प्राइस्ड एट अ स्प्रेड। कारपोरेट बॉन्ड प्राइस कहते हैं स्प्रेड पर ओवर द करस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, करस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी अगर 5 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो 5 साल के कारपोरेट बॉन्ड पर हम इसे अप्लाई करेंगे। समझ रहे हो बात को मेरी? ठीक है ना? अगर ये जो है मान लो 2 साल के लिए हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो 2 साल का कारपोरेट बॉन्ड पर हम स्प्रेड चाहेंगे। ठीक है? 2 साल का, अगर मान लीजिए 2 ईयर का हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर हमें 5% का रिटर्न मिल रहा है, तो भाई 2 ईयर के कारपोरेट बॉन्ड्स पर मैं इससे ज़्यादा चाहूँगा, से कि हम 5 + 2% 7%। तो ये जो 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज क्रेडिट स्प्रेड। और ये क्रेडिट स्प्रेड कहाँ पर कैसे डिसाइड होगा? डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ परसीव्ड रिस्क। मुझे कितना रिस्क दिखता है, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं। ठीक है? उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। दिस इज बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर नॉट सोवरजीन बॉन्ड्स and are serviced by entity issuing them and carry a risk of default on the part of entity fulfilling its interest or principal payment obligation। अब जो हमारे कारपोरेट बॉन्ड्स हैं, ये स्प्रेड पर क्यों होते हैं? इन पर एक्स्ट्रा हम इंटरेस्ट क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये सरकारी बॉन्ड नहीं है, दीज आर नॉट सोवरजीन बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है, ये किसी कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं। ऐसे में डिफॉल्ट होने के पूरे चांस होते हैं। वो सरकार है, सरकार डिफॉल्ट नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन कंपनियां कर सकती हैं। तो हो सकता है कि वो अपना डिफॉल्ट कर जाए, तो ऐसे में जो रिस्क रहता है उसी वजह से हमें एक्स्ट्रा जो है स्प्रेड चाहिए, एक्स्ट्रा हमें इनकम चाहिए। कारपोरेट बॉन्ड्स यूजुअली कैरी अ रेटिंग, नॉर्मली AAA to D, as specified by the rating agencies depending on a variety of fundamental factors pertaining to the company issuing the bonds। तो कारपोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं भाई, अब कोई भी कंपनी अगर बॉन्ड इशू करना चाहती है, तो मैं क्यों खरीदूं? मैं रिलायंस का जो है कारपोरेट बॉन्ड क्यों खरीदूं? तो उसके लिए ऑप्शन होता है कि वहां पर एक रेटिंग होती है, रेटिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं। तो कारपोरेट बॉन्ड्स यूजुअली कैरी अ रेटिंग, जो कि AAA से लेकर के D तक होती है, एज स्पेसिफाइड बाय रेटिंग एजेंसी। ये रेटिंग कौन देता है? रेटिंग एजेंसी देती है। और रेटिंग कैसे करती हैं? डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फंडामेंटल फैक्टर्स, जो कि उस कंपनी से रिलेटेड होते हैं। उस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स को देख करके AAA से लेकर के D के बीच में रेटिंग देती हैं। दीज रेटिंग्स इंडिकेट द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन द इशूअर। मतलब ये जो रेटिंग्स हैं सर, ये बताती हैं कि कितना रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है। इसमें अगर AAA रेटिंग है, तो ये हाईएस्ट सेफ्टी की बात करता है। AAA रेटिंग इंडिकेट हाईएस्ट सेफ्टी, और जो D होता है, ये इंडिकेट करता है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि सबसे सुरक्षित अगर कारपोरेट बॉन्ड है तो AAA रेटेड है, और सबसे असुरक्षित यानी कि सबसे ज्यादा डूबने के चांस वाले अगर बॉन्ड हैं, तो उस कंपनी की रेटिंग D होनी चाहिए। ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? तो हम इसी के आधार पर डिसाइड करते हैं, हम इसी के आधार पर डिसाइड करते हैं कि कंपनी का कारपोरेट बॉन्ड खरीदना है कि नहीं खरीदना है। However, the bond up to rating of BBB are categorized as investment grade। मतलब भाई हमारा AAA से शुरू होता है और D तक आता है, तो ये बोलते हैं कि अगर BBB तक की रेटिंग है, उसके नीचे मत जाओ, यानी कि C वगैरह में जाओ, CCC इन सब में ना जाओ, नीचे ना जाओ। BBB रेटिंग तक के जो बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें हम सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ठीक है? रेटिंग ऑन बॉन्ड इज रिव्यूड बाय रेटिंग एजेंसी ऑन द पीरियोडिक बेसिस। रेटिंग ऑन द बॉन्ड इज रिव्यूड बाय रेटिंग एजेंसी
अनपीरियोडिक बेसिस, मतलब ये जो रेटिंग दी जाती है बॉन्ड की, उसको भी पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है, पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड इन द मार्केट। मार्केट में बहुत तरीके के बॉन्ड मौजूद हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी एक्सेट्रा, कि उनका पेमेंट कैसे हो रही है, मैच्योरिटी कितनी है, इसके आधार पर बॉन्ड कई तरीके के हैं। जैसे बॉन्ड विथ फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी, यानी ऐसा बॉन्ड जिसमें इंटरेस्ट आपका फिक्स है, यानी कूपन आपको फिक्स मिलेगा, 6% 8% मिलेगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी विथ पुट एंड कॉल ऑप्शन, यानी ऐसा बॉन्ड जिसमें आपको कूपन तो मिलेगा ही, साथ में उसमें पुट और कॉल का ऑप्शन भी मिलेगा आपको। पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल, कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाई, खरीदने का अधिकार। फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी वेयर द मेच्योरिटी अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। अब कुछ ऐसी भी हमारे पास में बॉन्ड होते हैं जहां पर आपको मेच्योरिटी अमाउंट इकट्ठा नहीं मिलेगी, वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। ठीक है, कुछ बॉन्ड ऐसे होंगे जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होंगे। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ऐसे होते हैं जिनका रेट फ्लोट करता रहता है, बदलता रहता है, यानी कि जैसे कूपन रेट होता है, कूपन रेट होता है मान लो 6%, यानी हर साल आपको 6% मिलेगा। लेकिन अगर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है तो ये 6% फिक्स नहीं रहता, ये भी बदलता रहता है। किसी साल 6% का कूपन है, किसी साल 8% का, किसी साल किसी ईयर आपको 4% मिलेगा। जीरो कूपन बॉन्ड भी होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड ऐसे होते हैं जिनमें हमको कुछ कूपन मिलता ही नहीं, कुछ रिटर्न मिलता ही नहीं है, ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का बॉन्ड है, तो ये हमको 90 पर दे दिया उन्होंने, ठीक है, और बदले में कोई कूपन रिटर्न वगैरह नहीं दिया है। कूपन, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बॉन्ड वगैरह सब सिखाया हुआ है, उन चीज़ों को यहाँ दिमाग में रख करके यूज। स्ट्रिप्स होता है इसमें, सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज, बॉन्ड विथ सेम कूपन बट वेरिंग मैच्योरिटीज। स्ट्रिप्स सीखेंगे, समझेंगे। हाइब्रिड बॉन्ड्स एक्सेट्रा, हाइब्रिड बॉन्ड होते हैं, हाइब्रिड बॉन्ड जिसमें डेट और इक्विटी दोनों के लक्षण होते हैं, कर्जे के भी और इक्विटी दोनों के लक्षण होते हैं। ठीक है, स्ट्रिप्स क्या होता है ये थोड़ा सा यहाँ पर बताया हुआ है। स्ट्रिप्स का पहला फुल फॉर्म, सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, बॉन्ड विथ कूपन, बॉन्ड विथ सेम कूपन फिर बेरिंग मेच्योरिटी, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं जिनके कूपन अलग अलग होते हैं, लेकिन जो है सॉरी सेम कूपन होते हैं लेकिन मेच्योरिटी अलग अलग होती है। समझाता हूँ स्ट्रिप क्या होता है। स्ट्रिप्स, व्हेन अ बॉन्ड इज स्ट्रिप्ड इट डज नॉट जस्ट चेंज शेप, इट इज लिटरली डिसमेंटल्ड, the original bond ceased to exist as a single investment and all of its future cash flow are turned into entirely new completely independent zero coupon bonds। क्या कह रहा हूँ थोड़ा सा मैं समझाऊँ आपको एग्जांपल देकर। देखिए स्ट्रिप्स का कॉन्सेप्ट समझिए। स्ट्रिप्स क्या होता है, मान लीजिए एक जो है बॉन्ड है जिसकी 10,000 फेस वैल्यू, 10,000 फेस वैल्यू है और इस पर 8% का कूपन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, अब भाई 10,000 का हमारा बॉन्ड है और 8% का कूपन, यानी कि ईच ईयर हमको 800 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 8% कितना होता है, हाँ ठीक है, 800 रुपए हर साल मिलेंगे। पहले साल 800, नेक्स्ट ईयर भी 800 रुपीज मिलेंगे, अगले साल भी 800 रुपए मिलेंगे, अगले साल भी मुझे, थर्ड ईयर हुआ, ये भी 800 रुपये, तो फिफ्थ ईयर में भी मान लीजिए 800 रुपये मिले। तरीके मुझे हर बार 800 रुपये मिलने हैं। तो यहाँ क्या होता है सर ना, ये क्या करते हैं स्ट्रिप्स में, क्या करते हैं कि इस बॉन्ड को स्ट्रिप कर देते हैं और जैसे ये जो 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, ये एक बॉन्ड बनेगा। तो ये 800 रुपये आपको 1 साल बाद मिलनी है, ये एक जीरो कूपन बॉन्ड बन जाएगा, जीरो कूपन बॉन्ड। ये एक अलग जीरो कूपन बॉन्ड बन जाएगा, ये एक अलग जीरो कूपन बॉन्ड बन जाएगा, ये एक अलग जीरो कूपन बॉन्ड बन जाएगा, ये अलग जीरो कूपन बॉन्ड बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो एक बॉन्ड था वो अब 6 बॉन्ड में बदल गया, क्योंकि 5 आपको जो कूपन मिलने वो भी बॉन्ड के तौर पर ट्रीट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है स्ट्रिपिंग का मतलब, यही है स्ट्रिप करना। ठीक है, यहाँ पर अब जो बात इन्होंने लिखी थी, जब कोई बॉन्ड स्ट्रिप किया जाता है तो ये चेंज नहीं होता शेप में, बल्कि ये लिटरली डिसमेंटल हो जाता है। डिसमेंटल हो जाता है, देखो हट गया भाई, 10,000 का बॉन्ड था, 800 रुपए हमें मिलने थे, वो एकदम अलग दुनिया ही हो गई। ओरिजिनल बॉन्ड सीज टू एग्जिस्ट, यानी ओरिजिनल बॉन्ड अब खत्म ही हो जाता है एज ए सिंगल इन्वेस्टमेंट। अब बॉन्ड रह ही नहीं गया, बल्कि ऑल ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लो आर टर्न इनटू इंटायरली न्यू, जो भी इसके भविष्य के कैश फ्लो आने वाले हैं वो नए और इंडिपेंडेंट जीरो कूपन बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। यानी जो हमारा 10,000 रुपए का ये जो बॉन्ड था, अब ये खत्म हो गया, इसके बदले में हमको एक 10,000 रुपए 5 साल बाद मिलने हैं, जो हमने मूलधन लगाया है, और प्लस 800 रुपीज ईच ईयर हमको 5 साल तक मिलना है। तो ये 5 ये वाले और एक ये 6 जो है नए बॉन्ड बन जाते हैं, और वो भी जीरो कूपन बॉन्ड बन जाते हैं, यानी कि हमें अंत में 800 मिलेगा और 10,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये है स्ट्रिप। यही चीज इन्होंने लिखा है कि सेपरेट ट्रेडिंग
अलग-अलग ट्रेडिंग करते हैं किसकी? ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। मूलधन की अलग ट्रेडिंग हो रही है, इंटरेस्ट यानी 800 रुपए की अलग ट्रेडिंग हो रही है। अब आप समझिए लैंग्वेज को। सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज बॉन्ड विथ सेम कूपन बट वेरिंग मैच्योरिटी। बॉन्ड जो है कूपन सेम रहता है, 800 रुपए था तो कूपन 800 ही है, लेकिन मैच्योरिटी वेरी होगी, क्योंकि भाई ये जो पहला 800 रुपए मिलेगा वो 1 साल बाद मिलेगा, दूसरा जो 800 रुपए मिलेगा वो 2 साल बाद मिलेगा, तीसरा 800 रुपीज आपको तीसरे साल मिलेगा, अगला 800 रुपीज आपको फोर्थ ईयर में मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ? यही बोले ना कि मैच्योरिटी अलग-अलग है ना? और कूपन सेम है। इस ट्रिप का ये कॉन्सेप्ट होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कुड बी एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली और जीरो कूपन बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन ईच। मतलब कूपन बॉन्ड में जो हमारे ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, इसमें जो हमें इंटरेस्ट मिलनी है, कूपन मिलना है, वो सालाना भी मिल सकता है, हाफ ईयरली मिल सकता है, तिमाही मिल सकता है, मंथली मिल सकता है, या जीरो कूपन बॉन्ड हो सकता है, कुछ मिल भी नहीं सकता है। डिपेंड करेगा कि इशूअर कैसा चाहता है, कंपनी क्या चाहती है। All the bonds are issued and held in dematalized form since 2002 as per RBI रेगुलेशन। 2002 जून 2002 से जितने भी बॉन्ड इशू हुए हैं वो सब डीमैट फॉर्म में, डीमेटलाइज फॉर्म में इशू। दो सेंट्रल डिपॉजिटरीज हैं सभी बॉन्ड्स के लिए, एक एनएसडीएल हो गई और दूसरा सीडीएसएल हो गई, जहां पर बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डीमैट फॉर्म में रखा जा सकता है। ट्रेडिंग इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज डन आइदर थ्रू द टेलीफोन यूजिंग सर्विसेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर, यानी कि अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। ओवर द काउंटर वाली हो गई, ओवर द काउंटर यही है। टेलीफोनिक यानी कि आप अपने ब्रोकर को फ़ोन करें कि मुझे ये इस कंपनी के, रिलायंस कंपनी के 100 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदने हैं, या फिर डायरेक्ट ट्रेड्स बिटवीन द इंस्टीट्यूशनल बायर एंड द सेलर, या फिर इंस्टीट्यूशनल यानी कोई कंपनी खरीदने वाली है और कोई कंपनी बेचने वाली है, वो आपस में, जैसे रिलायंस ने मान लो अडानी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदे तो अडानी सीधे रिलायंस को अप्रोच करे और खरीद बेच ले, या फिर अडानी फ़ोन करे जो है अपने ब्रोकर को कि मुझे रिलायंस के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। दो तरीकों से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सेल परचेज कर सकते हैं। फिर आ जाता है सर हमारा इंटर बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली भाई, कॉर्पोरेट बॉन्ड हमारी अर्ली स्टेज पर है, अभी भी बैंक पर निर्भरता है हमारी। उसके बाद में हमने ऑब्जेक्टिव में देखा कि भाई यहाँ पर जो है बैंकों पर बहुत ज़्यादा लोड है, कंपनियाँ बैंकों से लोन ले रही हैं, क्रेडिट रिस्क को डाइवर्सिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा लोड बैंकों के ऊपर है। तो अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अच्छी रहेगी तो क्रेडिट रिस्क बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऑफ़र किया जा सकता है इन्वेस्टर्स को। फंडिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बीच में एजेंसी होगी और ना ही इंटरमीडिएट कोई होगा, तो वो कॉस्ट घट जाती है। कैपिटल को भी अच्छी तरीके से हम एलोकेट कर सकते हैं, इन कंपनियों को नहीं देना है। कॉर्पोरेट बॉन्ड हमारे देश में, मार्केट जो हमारे इंडिया में है उसमें बॉन्ड्स होते हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स द्वारा इशू किए जाते हैं उनके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के लिए, मतलब कोई काम करना है तो उसके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करते हैं। उससे उन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखे हैं। पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम है आपके सामने। पब्लिक सेक्टर बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल को ज़रूरत पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए हैं। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे बैंक हैं, ये भी अपनी टायर 1, टायर 2 कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बॉन्ड इशू करते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नाबार्ड वगैरह। प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, एसीसी, हिंडाल्को वगैरह, इन्होंने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखे हैं। हाउसिंग फाइनेंस की बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखे हैं, और स्टेट लेवल के भी बहुत सारे वेंचर्स हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रखे हैं, जैसे स्टेट लेवल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, स्टेट लेवल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन सब ने ये कर रखा है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की, अगर हम बात करें तो जैसे बैंक होता है, प्राइमरी डीलर हो गए, यानी कि यहाँ पर कौन इन्वेस्ट करता है, तो बैंक हो गए, प्राइमरी डीलर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनियाँ हो गई, रिटायरमेंट फंड हो गए, ये सभी के सभी जो है बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं इस मार्केट में। ठीक, बड़े इन्वेस्टर के तौर पर ये लोग काम आते हैं, मतलब ये सभी इन्वेस्टर हैं, वो सारे इश्यूअर थे। इसके पहले 8 पॉइंट तक दीज आर द इशूअर्स, इन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए, ये उसके खरीदार हैं। बैंक, प्राइमरी डीलर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, रिटायरमेंट फंड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है हमेशा गवर्नमेंट बॉन्ड से महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेडिट रिस्क इसमें रिस्क रहता है। रिस्क के आधार पर बॉन्ड में, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड की यील्ड ज़्यादा रहती है ना? क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड होते नहीं तो डिफ़ॉल्ट का खतरा रहता है, तो ऐसे में इसमें एक्स्ट्रा जो है
जो रिस्क होता है उसकी वजह से एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत होती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को रेटिंग दी जाती है, रेटिंग एजेंसीज़ के द्वारा ट्रिपल ए से लेकर के डी के बीच में रेटिंग दी जा सकती है। ट्रिपल ए रेटिंग अगर है किसी की तो सबसे बढ़िया है, सबसे सेफ कॉर्पोरेट बॉन्ड है। अगर डी रेटिंग है तो सबसे घटिया और सबसे बेकार है बॉन्ड, मतलब कभी भी डूब सकता है। लेकिन ये बोलते हैं कि अगर ट्रिपल बी रेटिंग तक का अगर कोई बॉन्ड है तो उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रेटिंग की गई है इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, इनको पीरियोडिक बेसिस पर हर 6 महीने 1 साल पर इनको रिव्यू किया जाता है। कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी लेकिन रिव्यू किया जाता है, ओके। फिर उन्होंने बताया कि बॉन्ड भी कई तरीके के मार्केट में है, जैसे अ, बॉन्ड जिनमें हमें कूपन मिलता है, फिक्स इनकम मिलती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता यानी कि कूपन मिलता है प्लस उसमें कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन होता है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट मिलती है, यानी कि कूपन तो मिलता ही है, लेकिन जो मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी इंस्टॉलमेंट में मिलता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं, जिनका कूपन रेट बदलता रहता है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें कोई भी कूपन मिलता ही नहीं है, डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं। स्ट्रिप्स होता है, सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज़, बॉन्ड जिनकी कूपन सेम होते हैं लेकिन मैच्योरिटी अलग-अलग होती है, हाइब्रिड बॉन्ड्स। स्ट्रिप में क्या होता है कि जो हमारा मूलधन है, वो अलग बॉन्ड बन जाता है, जो इंटरेस्ट है, वो भी अलग बॉन्ड का रूप ले लेते हैं। ये स्ट्रिप्स हो गया। उसके बाद में जो इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि जो कूपन मिलता है वो एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली कुछ भी हो सकता है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी होते हैं। जितने भी बॉन्ड इश्यू होते हैं फ्रेंड्स, ये डीमैटेलाइज्ड फॉर्म में इश्यू किए जाते हैं, डीमैट फॉर्म में इश्यू किए जाते हैं। 2 एजेंसियाँ हैं हमारे पास, 2 डिपॉजिटरीज़ हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। यहीं पर ही डीमैट फॉर्म में हमारा बॉन्ड रहता है। अगर बॉन्ड में ट्रेडिंग करनी है तो 2 तरीके मौजूद हैं। आप अपने इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर को टेलीफ़ोन करिए या फिर डायरेक्ट ट्रेड कर लीजिए बायर्स और सेलर के बीच में। लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का भी और इस चैप्टर का भी, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट्स की बात करेंगे। एन इंटर कारपोरेट डिपॉजिट आईसीडी इज एन अनसिक्योर्ड बारोइंग बाई कारपोरेट्स एंड एफआईज फ्रॉम अदर कारपोरेट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 2013। देखो, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट का मतलब ये होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के पास में पैसा डिपॉजिट कर दे या फिर दूसरी कंपनी उधार दे दे। इंटर कारपोरेट, टाटा ने रिलायंस को उधार दे दिया, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट, ठीक है। इंटर कारपोरेट डिपॉजिट इज एन अनसिक्योर्ड बारोइंग। ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे रही है तो सिक्योर का कोई मतलब ही नहीं है। बैंक होता तो सिक्योर रहता, गवर्नमेंट होती तो सिक्योर रहता, लेकिन दोनों कंपनियां हैं तो अनसिक्योर्ड बारोइंग होती है कारपोरेट का दूसरे कारपोरेट के साथ में। कारपोरेट हैविंग सरप्लस फंड, भाई किसी कंपनी के पास में अगर ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो वो लेंड करेगा अनदर कारपोरेट को इन फंड्स, दे वुड लेंड टू अनदर कारपोरेट नीड ऑफ, वो दूसरे कारपोरेट को उधार दे देते हैं जिनको पैसों की जरूरत है। एन इंटर कारपोरेट डिपॉजिट इज इसेंशियली पीयर टू पीयर लेंडिंग ऑफ लार्ज फॉर लार्ज कारपोरेट्स। मतलब कहने का, अगर हम देखें इंटर कारपोरेट डिपॉजिट तो ये पेयर टू पेयर, जैसे हम दोस्तों में नहीं उधारी बांटते हैं कि मेरा दोस्त है, मैंने अपने दोस्त को उधार दी है, उसी तरीके की कहानी कहीं न कहीं है कि बड़े कारपोरेट्स को पैसों की ज़रूरत होती है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को उधार दे देती है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो वही है कि कारपोरेट हैविंग सरप्लस फंड, रिलायंस के पास 500 करोड़ एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उसने उठा करके दे दिया दूसरी कंपनी को, तो यही है इंटर कारपोरेट डिपॉजिट। दिस लेंडिंग वुड बी ऑन अनकोलेटराइज्ड बेसिस। ये जो उधारी होती है, यहाँ कोई चीज़ बंधक गिरवी नहीं रखी जाती है। ऐसे में हेंस अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी डिमांडेड बाय द लेंडर। भाई कुछ भी बंधक नहीं, 500 करोड़ दे दिया रिलायंस ने और कुछ गिरवी नहीं रखा है, अगर कंपनी तुम्हारी डूब जाए तो 500 करोड़ कैसे वसूलेगा? तो ऐसे में वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे देखिए, जो सेठ, साहूकार, महाजन होते हैं फ्रेंड, ये आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ बंधक नहीं रखते हैं। बैंक आपको बंधक रखता है। बैंक में आप घर लेंगे तो घर बंधक रहेगा, कार लेंगे कार बंधक करेगा, तो इसलिए बैंक कम इंटरेस्ट लेता है। लेकिन जो सेठ, साहूकार देगा, सोचो कि तुमको 1 लाख दिया, 10% पर देता है वो। क्यों? क्योंकि मान लो तुम दे ही ना पाओ तो उसने क्या बंधक रखा हुआ है, क्या कर लेगा आपका, ठीक? द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग A1, A1 प्लस, A2, A2 प्लस ऑफ द कॉर्पोरेट वुड डिटरमाइन द रेट एट व्हिच द कॉर्पोरेट वुड बी एबल टू बोरो फंड्स। मतलब कहने का कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट यूज़ किया। ये जो बोरोइंग और लेंडिंग होती है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के लिए होती है। मैक्सिमम 90 दिन के लिए उधारी दी जाती है, ठीक है? यानी 1 डे से 1 ईयर की बोरोइंग और लेंडिंग होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। लेकिन जनरली जो है कॉमन जो टेनर है 90 दिन का होता है। यहाँ पर देखिए कि टेनर फॉर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में रेंज फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। 1 दिन से 1 साल, यानी भाई मनी मार्केट वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो टेनर होता है 90 दिन का होता है।
तो 1 दिन से 1 साल के लिए यहाँ उधारी दी जाती है। तो ऐसे में जो क्रेडिट रेटिंग यूज़ की जाती है फ्रेंड्स, वो ट्रिपल ए वाली नहीं यूज़ की जाती, ट्रिपल ए से डी वाली नहीं यूज़, और ध्यान दीजिएगा यही बात मैंने इसलिए लिखा है कि A1, A+, A2 प्लस, इस तरीके की इन्हें शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं। शॉर्ट टर्म की क्रेडिट रेटिंग करी जाती है क्योंकि 1 साल के लिए उधारी दी गई, 90 दिन के लिए उधारी दी गई, तो शॉर्ट टर्म की क्रेडिट रेटिंग की जाती है और उसी के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि किस रेट पर आपको फंड मिलेगा, किस इंटरेस्ट रेट पर आपको फंड मिलने वाला है। फर्दर द क्रेडिट स्प्रेड डिमांडेड इवन फॉर द टॉप रेटेड कॉर्पोरेट वुड बी हायर देन सिमिलर रेटेड बैंक एंड द रेट्स ऑन आईसीडी वुड बी हायर देन दोज इन द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट। मतलब बोलते हैं कि जो अगर क्रेडिट स्प्रेड की अगर बात की जाए, टॉप रेटेड कॉर्पोरेट वुड बी हायर देन द सिमिलर रेटेड बैंक। मतलब ये बोलते हैं कि अगर सोचो कि एक बैंक है जिसकी रेटिंग A1 है पीएनबी की, उसी जगह पर मान लो टीसीएस है, उसकी रेटिंग भी A1 है, तो भी अगर पीएनबी को उधार दिया जाएगा तो हो सकता है हम 6% इंटरेस्ट लें, लेकिन अगर टीसीएस को A1 रेटिंग ही पर हम देंगे तो हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, 7%। वही बात बोल रहा है कि क्रेडिट स्प्रेड जो है, भले ही टॉप रेटेड कॉर्पोरेट है, वो ज़्यादा मांगेंगे वहाँ पर, सिमिलर रेटिंग अगर बैंक की है तो। मतलब A1 रेटिंग बैंक की है और A1 ही रेटिंग टीसीएस की है, लेकिन हम टीसीएस से ज़्यादा स्प्रेड की उम्मीद करेंगे, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इंटरेस्ट की उम्मीद करेंगे। सिमिलरली रेट ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट वुड बी हायर देन दोज इन द सीडी। यानी कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इधर और इधर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आप जो है 7% वसूलेंगे, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर हो सकता है आप 6% या 5% ही। मतलब यहाँ पर भी आप क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? बैंक इशू करता है, वो सिक्योर्ड होता है। ये सीडी पर कम इंटरेस्ट रेट चाहूँगा मैं, लेकिन मुझे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, यही बात सर यहाँ पर लिखी हुई है। थोड़ा लैंग्वेज ऐसी लिखते हैं पर बात काम की है। टेनर की बात करें इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की, तो 1 दिन से लेकर 1 साल की होती है। मोस्ट कॉमन टेनर 90 डेज का होता है। फिर है प्राइमरी डीलर्स आर ओनली परमिटेड टू बारो इन द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट। ध्यान दीजिएगा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट में प्राइमरी डीलर को सिर्फ उधार लेने की आज़ादी है। यानी कि क्या मना है? लेंडिंग मना है। प्राइमरी डीलर कांट लेंड इन द मार्केट। प्राइमरी डीलर उधार दे नहीं सकते, उधार ले सकते हैं, ठीक है? तो प्राइमरी डीलर आर ओनली परमिटेड टू बारो इन द इंटर कॉर्पोरेट deposit market. Borrowing under inter-corporate deposit is restricted to 150% of net own fund and the minimum tenor of borrowing is 7 days. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि प्राइमरी डीलर सिर्फ बारो कर सकते हैं और बारो करने में भी इन्होंने बोला कि जितना भी NOF है, नेट ओन फंड है, उसका 150%, नेट ओन फंड का 150% ये बारो कर सकते हैं और मिनिमम टेरर जो बारोइंग की मिनिमम अगर कम से कम बारो करना है प्राइमरी डीलर को तो 7 डेज के लिए बारो करना होगा। ठीक है, 7 डेज के लिए मिनिमम बारो करना होगा। 7 डेज इन्होंने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि हम मिनिमम 1 दिन से लेकर के 1 ईयर तक बारो कर सकते हैं, 1 डे से लेकर। लेकिन यहाँ अगर प्राइमरी डीलर को बारो करना है तो मिनिमम 7 डेज के लिए बारो करना होगा। तो बस यहीं पर बात हमारी खत्म होती है सर। तो हमने देखा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट अनसिक्योर्ड बारोइंग होती है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक कंपनी दूसरी कंपनी को उधार देती है। किसी कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो दूसरी कंपनी जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको दे देता है। ये अनकोलेटरलाइज्ड बेसिस पर कुछ भी बंधक नहीं रखा जाता है, तो ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ज़्यादा जो भी उधार देगा वो ज़्यादा रेट लेगा, सीधी-सी बात है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग यूज़ की जाती है। उसी के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि कितना जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। क्रेडिट स्प्रेड जो है ना? क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पर अगर टॉप रेट की कॉर्पोरेट कंपनी है और सिमिलर जो है टॉप रेट का वो बैंक है, तो बैंक को अगर बैंक से हम कम इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन कंपनी को अगर हमने दे रखा है तो वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने, समझ गए ना बात को? यानी अगर पीएनबी है यहाँ पर और यहाँ पर टीसीएस है, ठीक? पीएनबी है और टीसीएस। अगर हमने पीएनबी को पैसे दे रखे हैं तो हमें पीएनबी 6% देगा तो चलेगा, लेकिन अगर हमने टीसीएस को पैसे दे रखे हैं तो हमें 8%, 10% चाहिए। क्योंकि ये कंपनी है, भले ही पीएनबी की भी रेटिंग A1 है और टीसीएस की A1 है। सिमिलरली इन्होंने कहा कि भई अगर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे अगर आपको 5% का रिटर्न मिलेगा तो चलेगा, लेकिन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट पर आपको इससे ज़्यादा चाहिए, 8%, 10% का रिटर्न होगा। ठीक है, टेनर की बात की, 1 दिन से 1 साल के लिए होती है और उसके बाद में 90 दिन मोस्ट कॉमन है। प्राइमरी डीलर जो है बारो कर सकते हैं, बारो करना अलाउ होता है प्राइमरी डीलर्स के लिए। और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में अगर बारो भी करना चाहते हैं, तो प्राइमरी डीलर का नेट ओन फंड का जितना भी नेट ओन फंड है उसका 150%, 150% वो बारो कर सकते हैं और मिनिमम जो है 7 डेज के लिए बारोइंग यहाँ पर की जा सकती
ठीक है फ्रेंड, तो बस बात यहीं पर खत्म होती है। होप है सर आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा चीज़ें। काफ़ी मेहनत की गई है आपको समझाने के लिए, दिमाग में आपके बैठे, कोशिश यही। थैंक यू सो मच।